हेलो बच्चों, क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2023 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 3 नंबर का सवाल या 5 नंबर का सवाल आपको वीडियो के थ्रू कराया जा रहा है। उस वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो है। आप इस वीडियो को अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आपको बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कि यहीं से है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो के लिए सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं दर्पण का। प्रकाश चैप्टर का ये सवाल है, प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको पता हो तो क्लास 10th में जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें प्रकाश का 3 चैप्टर है। एक में है परावर्तन, एक में है अपवर्तन और एक में है मानव नेत्र। एक में है परावर्तन, ठीक है, दूसरा में है अपवर्तन और एक में है मानव नेत्र। बहुत ही आसान है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आपको विद्युत धारा पढ़ना है और एक चैप्टर और है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यही आपका फिजिक्स का सिलेबस है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको करके जाएंगे तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। और उसी में ये प्रकाश के परावर्तन पहला चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का रेखा व्यास कहलाता है। रेखा व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस व्यास क्या कहलाता है, आपसे ये पूछा गया है। कहलाता है मतलब क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। देखिए गोलीय दर्पण आपको पता है, या तो अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। यही इसका वृत्ताकार सीमा है। ठीक है, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। तो व्यास किसको बोलेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी को। इस व्यास को हम क्या बोलते हैं, तो इस व्यास का नाम होता है द्वारक। क्या नाम होता है, द्वारक। तो सही ऑप्शन कौन है, गोलीय दर्पण का द्वारक। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसी क्वेश्चन में आपको बता दे रहे हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का। जो यहां पे लिखा गया ना गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण और एक को बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण से 2 प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से 6 गो प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों प्रतिबिंब काल्पनिक होते हैं, छोटे होते हैं और सीधे होते हैं। देखिए एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे वार किया जा रहा है। आप अच्छे से सुन के ये सब बात को दिमाग में लेके चल जाइए, सब क्वेश्चन आराम से बनेगा। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनता है, 2। ये प्रतिबिंब का संख्या लिखा गया है। अवतल दर्पण से कितना प्रतिबिंब बनता है, 6। उत्तल दर्पण से जो 2 प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक होता है, छोटा होता है और सीधा होता है। ठीक है, बनता कहां पे है, तो 2 में से एक बनता है फोकस पर और एक बनता है फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और पोल, पोल माने ध्रुव। ये क्या होता है फोकस पोल, आपको इधर को समझा देते हैं। देखिए ये है आपका, थोड़ा यहां पे मिस्टेक हो गया है। देखिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसको बोलते हैं अवतल, नहीं उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल। उठा हुआ तो उत्तल। इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको अभी बताए द्वारक कहते हैं। यहां पे कहीं पे इसका केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है फोकस। ठीक है, इस लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष। ये मेन चीज आपको हम बता दिए कि ध्रुव किसको कहते हैं, ध्रुव को P से लिखते हैं, फोकस को F से लिखते हैं, केंद्र वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। तो P, F और C होता है। इसमें एक क्वेश्चन और आएगा कि जो देखिए ये वाला दूरी को क्या बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या R से लिखेंगे, और ये वाला दूरी को क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी, जिसको छोटका F से लिखेंगे, छोटा F, स्मॉल F से। ये दोनों में संबंध होता है। R जो होता है ना वो फोकस दूरी के दुगना होता है, तो R = 2F, या इसी को लिखा जाता है F = R/2। ठीक है, ये अब सवाल अभी आपको पूछा जाता है। तो उत्तल दर्पण आपको दिख रहा है कि उत्तल दर्पण उठा हुआ रहता है, पीछे से रंगा रहता है, इस साइड वस्तु को रखते हैं। क्लियर है। अब इस वस्तु को कहां रखेंगे, तो एक तो रखेंगे अनंत पर और दूसरा रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी। तो 2 को वस्तु रख रहे हैं, एक अनंत पर
और एक अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? दो। दो जो अगर अलग अलग जगह पे, जब अनंत पे रखिएगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? फोकस पे। जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखिएगा तब प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तब पी और एफ के बीच में, यहां पे कहीं पे बनेगा। तो एक प्रतिबिंब इसके फोकस में बनता है और एक फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। दोनों प्रतिबिंब छोटा होता है वस्तु के आकार से, दोनों सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, छोटा होता है, काल्पनिक होता है। दर्पण के पीछे बन रहा है तो दर्पण के पीछे तो काल्पनिक होगा, तो सब कुछ यहां पे लिख दिया गया, काल्पनिक, छोटा, सीधा। कहां पे बनता है? फोकस पे, दूसरा फोकस और ध्रुव के बीच में। कितना प्रतिबिंब बनता है? दो, दोनों काल्पनिक। कभी भी इस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्लियर है? इसमें देखिएगा, इसमें टोटल कितना बनेगा? 6। याद रखिएगा 6 में से 5 जो बनेगा ये वास्तविक होगा, 6 में 5 जो बनेगा वो वास्तविक होगा, और बाकी सब यहां पे हम थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए 6 में क्या बोला गया? 5 वास्तविक होगा और एक जो बनेगा वो काल्पनिक होगा, ठीक है? ये वास्तविक है, वास्तविक, और ये 5 वास्तविक और एक काल्पनिक, ठीक है? ये किस दर्पण का बात हो रहा है? अवतल। अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसको अवतल कहते हैं। इससे टोटल क्या बनेगा? 6। 6 में 5 वास्तविक और एक काल्पनिक। ये पांचों पर 6 प्रतिबिंब का इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे 2 के बारे में बताया ना, वैसे 6 के बारे में पता होना चाहिए। कहां पे वस्तु रखेंगे तो कहां पे प्रतिबिंब बनेगा। इसमें वस्तु 6 जगह पे रखाएगा, हम बता देते हैं कहां कहां पे, सुन लीजिएगा। शुरू करना है अनंत से। कहां से? अनंत से। अनंत पे वस्तु रखिएगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक है? अनंत के बाद आइएगा तो यहां पे भी केंद्र होगा, यहां पे फोकस होगा और यहां पे ध्रुव होगा। जो बिंदु इसमें होता है वही बिंदु इसमें भी होता है, बस उल्टा साइड। इसमें क्या होता था? पीछे। इसमें क्या होता? आगे। तो ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। पहला वस्तु कहां रखे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पे। इसके आगे वस्तु को ले जाइएगा तो अनंत और सी के बीच में रखा जाएगा, जैसे ये वाला है, अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और सी के बीच में। तो दूसरा प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच में। तीसरा वस्तु कहां रखाएगा? सेंटर पर, तो प्रतिबिंब भी कहां पे बनेगा? सेंटर पे। चौथा कहां रखाएगा? सेंटर और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां चलेगा? सेंटर के पीछे, तो सी और अनंत के बीच में, ठीक है? इसके बाद फोकस पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा? अनंत पर। उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब कहां पे बनेगा? तो ये दर्पण के पीछे बन जाएगा। ये लास्ट वाला जो है वो काल्पनिक है। लास्ट वाला कैसा है? काल्पनिक है। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूं। ये आपका अवतल दर्पण है, यहां पे बोलते पी होता है, यहां बोलते सी होता है, यहां पे बोलते एफ होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जैसे जैसे वस्तु को आप दर्पण के नजदीक लाइएगा उसका प्रतिबिंब दूर भागता है। बस इतना याद रख लीजिए, सब याद हो गया। जैसे जैसे वस्तु को हम इधर की ओर लाएंगे वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब अपोजिट साइड भागेगा। आज लास्ट वाला जो पोलर फोकस के बीच में वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इस साइड बनेगा। क्लियर है? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिला था, कुछ इंपॉर्टेंट बात था जो हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक कुछ और इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो इस दर्पण के लिए या इस दर्पण के लिए एक फॉर्मूला आपको क्या बताया? F बराबर R/2 होता है। एक होता है दर्पण सूत्र 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, जहां पे F फोकस दूरी, U वस्तु का दूरी, V प्रतिबिंब का दूरी। क्लियर है? ये तीनों में संबंध होता है। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। इस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछता है, U दे देगा, V दे देगा, F पूछ लेगा, F दे देगा, U दे देगा, V पूछ लेगा, तीन में से कोई दो दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। फॉर्मूला पुट कर लीजिए, काम हो गया। चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आना चाहिए। चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ये दर्पण हो या ये दर्पण हो, दोनों के लिए सेम। सबसे पहला कि कोई भी दूरी ध्रुव से नापना। कोई भी दूरी कहां से नापना? ध्रुव से। दूसरा पॉइंट कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखिएगा, दर्पण से बाईं तरफ, वस्तु हमेशा बाईं तरफ। तीसरा, अगर वस्तु से अगर प्रकाश आपतित हो रहा है तो जिस दिशा में प्रकाश आपतित हो रहा है अगर उस दिशा में आप जा रहे हैं तो जो भी दूरी नापिएगा वो सब धनात्मक होगा। अगर इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो भी दूरी नापिएगा वो ऋणात्मक होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहे हैं, जो भी दूरी नापिएगा वो धनात्मक होगा। मुख्य अक्ष के नीचे जाइएगा, जो भी दूरी नापिएगा ऋणात्मक होगा। तो यू वी जो एफ था वो क्या है, माइनस है कि प्लस है, इसके हिसाब से पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है इसके लिए, उसको भी लगे यहां देख लीजिए। जो मेन चीज था आपको बता दिए। मेरी बातों को सुन के आप शॉर्ट नोट्स बना के बहुत कम समय में आप फिजिक्स में पूरा का पूरा नंबर आप ला सकते हैं 10वीं की परीक्षा में। देखिए, एक था दर्पण सूत्र, एक होता है आवर्धन।
आवर्धन को लिखते हैं छोटा m से। इसको परिभाषित किया जाता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसी का वैल्यू निकालते हैं तो माइनस वी बाई यू आता है। ठीक है, क्या आता है? माइनस वी बाई यू आता है। तो ये भी बहुत काम का चीज है। चलिए, इतना चीज इंफॉर्मेशन आपको दे दिया गया दर्पण को लिए, दर्पण से रिलेटेड। अब आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जरूरत पड़ेगा तो और भी आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दंत विशेषज्ञ क्या कहता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? डेंटिस्ट के पास हम लोग जाते हैं, दांत किसी का टूट गया, दांत टूट गया या दांत में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको दिखाने जाते हैं लोग, तो पूछ रहा है कि जो दंत विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को देखने के लिए? तो देखिए, इसमें सही आंसर होगा अवतल दर्पण। कौन सा आंसर होगा? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। तो अगर दांत छोटा छोटा है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब अगर दिखाई दे तो डॉक्टर आसानी से देख पाएगा कि कहां पे डैमेज हुआ है और क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कौन सा आंसर है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कहां पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। यही सवाल आपको उलट पुलट करके पूछेगा क्या कि दाढ़ी बनाने के लिए, शेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो यही दर्पण है। आज शेविंग करने के लिए अगर हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा चेहरा कहां पे होना चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, सेम बड़ा इमेज दिखेगा, दाढ़ी आसानी से बनाएंगे। इसी क्वेश्चन को पूछ देगा कि लड़की लोग पेंटिंग कर रही है, पेंटिंग नहीं कर रही है, मुंह का पेंटिंग कर रही है। ठीक है, मुंह पे भी पेंट होता है ना, अगर मुंह का पेंटिंग करना है, आप पेंट कहीं छूट न जाए, लड़की है करिया और दिखना है उसको गोर, ठीक है, आप पूरा पेंटिंग नहीं हो पाया ढंग से, कहीं पे छूट गया तो लोग पकड़ लेगा कि तो करिया है। समझ रहे बात को? तो पूछा जाएगा कि बताओ मेकअप मिरर, मेकअप करने के लिए मेकअप मिरर में किसका प्रयोग होता है? तो यही आंसर अवतल दर्पण। मेकअप करने के लिए मुंह को कहां पे रखना पड़ेगा, चेहरा को कहां पे रखना पड़ेगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच में। तो एक सवाल से 3 सवाल आपको बताए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बिंब का, बिंब मतलब वस्तु, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए, अभी आपको आवर्धन के बारे में बताए थे। देखिए, आवर्धन के बारे में 5 बिंदु सब बच्चा को पता होना चाहिए। आवर्धन किसको कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए फॉर्मूला ये है, इसी को सॉल्व करके आगे लाते तो माइनस बी बटा यू आता है। अब इसमें 5 पॉइंट क्या है? पहला देखिए, हम यहां पे लिखते हैं, पहला इधर लिखते हैं, आवर्धन बोलेगा कि ऋणात्मक है। आवर्धन जो भी आपको निकाल रहे हैं वो किसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में हमको बताता है? तो आवर्धन जो बताता है, एम से आवर्धन को लिखते हैं, आई हमको बताता है प्रतिबिंब के बारे में। आवर्धन हमको किसके बारे में सब कुछ बताता है? तो ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, किसके पास जाना चाहिए? आवर्धन के पास जाना चाहिए। अब देखिए क्या बताता है, अगर आवर्धन ऋणात्मक है इसका मतलब कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में तो बताता है, तो अगर आवर्धन ऋणात्मक है इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये पहला बिंदु याद रखिएगा। दूसरा कि अगर आवर्धन धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। अगर आवर्धन ऋणात्मक तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर धनात्मक तो काल्पनिक प्रतिबिंब। ये 2 चीज आपको क्लियर हुआ होगा, ऋणात्मक तो वास्तविक और धनात्मक तो काल्पनिक। 3 बिंदु और है। देखिए यहां पे हम लिखते हैं तीसरा है कि यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब का ऊंचाई, एचआई माने हाइट ऑफ इमेज, माने प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई दोनों बराबर होगा। ठीक है, अगर आवर्धन का मान 1 है तो प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई बराबर होगा। अब यही पे हम लिख दे, मान लीजिए कि आवर्धन -1, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो -1 का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक है, 1 आ रहा है मतलब दोनों का, वस्तु का साइज प्रतिबिंब का साइज बराबर है, तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक है और वस्तु के बराबर आकार का है। ये इसका मतलब निकल के आया। अगर हम बोले कि आवर्धन -2 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो माइनस बताया कि वास्तविक होगा और 2 क्या बताया, तो इसका मतलब बोलिएगा कि आवर्धन 2 है, इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से दुगुना आकार का होगा। तो यहां से देखिए तीसरा पॉइंट हो गया था, चौथा को बारे में हम बात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट में क्या आएगा कि आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, जैसे भी 2 लिए, तो आवर्धन का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये निकला कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा है। और यहां पे जितना लिखा रहेगा ना, जैसे इसका एग्जांपल समझिए, क्या लिखे थे हम, m बराबर +2 या -2, तब प्लस माइनस अलग चीज बताता है,
प्लस बताएगा कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, माइनस बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और दू बताइए दू एक से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 2 गुना बड़ा है। क्लियर है? एक पॉइंट और कि अगर प्रतिबिंब, अगर आवर्धन का मान, अगर 5वां पॉइंट, अगर आवर्धन का मान 1 से कम हो जाए, लेस देन 1 है, छोटा है, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब छोटा होगा। किससे? वस्तु से। ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में है। आवर्धन से, प्रकृति से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको आए, आप उसको चुटकी में उड़ा सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन पे नजर डालिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए, ऋणात्मक में क्या बताए थे? वास्तविक। तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्लास 10th में, 10वीं क्लास तक के जो भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो सब कैसा रहेगा? उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम रामबाण साबित होगा और बहुत जबरदस्त इसका फायदा आप उठा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कम समय में आपको बेहतर ज्ञान मिल रहा है, एग्जाम में आप अच्छा नंबर इससे ले आइएगा, अच्छा सवाल मिल रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अभी बताए थे, जो उठा हुआ हो उत्तल दर्पण है। बोला कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? इसका वक्रता त्रिज्या बोल दिया तो इस सेंटर होता था, इसको ध्रुव बोलते थे, इसको फोकस बोलते थे। ध्रुव और सेंटर के बीच का दूरी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और फोकस के बीच का दूरी फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को r से, फोकस दूरी को छोटका f से। फॉर्मूला क्या था? f बराबर r/2 था ना जी। बताइए, वक्रता त्रिज्या कितना? 32 सेंटीमीटर, तो r की जगह पे 32 सेंटीमीटर। अब बटा में 2 तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। सही है। अब ऑप्शन चेक कीजिए, तो ऑप्शन में तो 8 खत्म हो गया, 16। अब देखिए, 16 के आगे प्लस है माइनस है, कौन सा सही होगा? 16 के आगे 2 सिंबल है। अब देखिए, इसका जो फोकस दूरी होगा, क्या ये आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं हम? बिल्कुल। तो आपतित किरण की दिशा में अगर जा रहे हैं इधर, तो जो भी दूरी नापिएगा वो धनात्मक, अगर इधर रहता तो ऋणात्मक। तो कौन सा आंसर होगा? +16। तो ये सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर यही सवाल अवतल दर्पण के लिए बनता तो -16 होता। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परावर्तन का नियम आप पढ़े होंगे। ये समतल दर्पण है, इसमें प्रकाश को आपतित करा, टकरा किधर चला गया? आपतित प्रकाश, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण। अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक बिंदु पे होंगे। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। यही तो है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखिए, हवा और निर्वात में प्रकाश का चाल लगभग बराबर होता है और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है? करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, फर्स्ट है। ये तो याद करने वाला सवाल है, आपको पता भी होगा शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दोनों होता है। विद्युतीय क्षेत्र को ई से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, इसमें दोनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दर्पण के बारे में आपको बता दिए। एक आप दर्पण छूट गया जो समतल था, तो समतल दर्पण से भी सवाल आएगा। जिसमें हम ऐनक मुंह देखते हैं उसको बोलते हैं समतल दर्पण। पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का गुण क्या होता है। देखिए, समतल दर्पण में जितना बड़ा मुंह रहेगा उतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, तब पहला क्या निकल के आया कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। दूसरा, दर्पण से अगर x दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी x पे बनेगा, यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी आई से इमेज और दर्पण से वस्तु का दूरी बराबर होता है। तीसरा, कि जो इसमें प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। जैसे बी ऐसे लिखा हुआ है
तो इसमें भी ऐसे हो जाता है, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होते हैं। जो भी प्रतिबिंब बनता है बराबर आकार का, दर्पण से दूरी बराबर होता है, पार्श्विक उल्टा हो जाता है। और इसका क्या है, मेन गुण क्या है, एक चीज और याद रखिएगा, इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। तो ये समतल दर्पण से भी आपको क्लियर हो गया। चलिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर खोजना है। समतल दर्पण में बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, तो सही ऑप्शन कौन होगा, बी। अवतल दर्पण में बड़ा बन सकता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको यही सब सवाल एग्जाम में आता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं फोकस वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, अभी तो देखे थे। फोकसांतर माने फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या आर है, ये एफ है और ये आर है। क्या संबंध है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आर इक्वल टू टू आर गलत है, एफ इक्वल टू आर ये भी गलत है, एफ इक्वल टू टू आर, एफ इक्वल टू टू आर नहीं, आर बाई टू ये भी गलत है, आर इक्वल टू टू एफ। ये देखिए टू जो है ना इधर लिखना चाहिए था, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, आर इक्वल टू टू एफ। ठीक है, आर टू एफ के बराबर है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, जो टॉर्च होता है ना, टॉर्च या हेडलाइट, उसका परावर्तक सतह, उसके पीछे देखिए कटोरी जैसा चमकता है, वो कटोरी क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण है। क्या बोलते हैं उसको, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सर्च लाइट में हो या हेडलाइट में पूछे कि कौन सा दर्पण है, तो क्या बोल देना कि वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अगला, दाढ़ी बनाने में, अभी क्वेश्चन ही बताए थे, दाढ़ी बनाने में किसका, अवतल का, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, दर्पण सूत्र, अभी भी आपको बताए थे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या लिखे थे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लिखे थे ना, चेक कर लीजिए। ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है डी, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप मन में सोच लीजिए जल्दी से, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बन है। आभासी माने काल्पनिक, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल तथा उत्तल। तो देखो अवतल में क्या बताए थे, अवतल में आपको बताया गया था कि इसमें 6 प्रतिबिंब बनता है और 6 में 5 बनता है वास्तविक और 1 बनता है काल्पनिक, ऐसा बताया गया था। क्वेश्चन क्या था, किस दर्पण में केवल काल्पनिक, आभासी माने काल्पनिक, तो ये तो नहीं ना होगा। समतल में काल्पनिक बताया गया है, उत्तल में काल्पनिक बताया गया, तो दोनों सही है, तो सही ऑप्शन कौन होगा, डी, समतल तथा उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण अभी भी बताए थे, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, बराबर होता है। तो देखिए 3 को तो वास्तविक खत्म हो गया, तो कौन सा होगा, काल्पनिक तथा बराबर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। देखिए एक ही सवाल घूम रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या आर का आधा होता है, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो उसका आधा दिख रहा है, तो कौन होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित माने बड़ा, और काल्पनिक तो आप समझ ही ना, तो काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब कहां बनता है, अवतल दर्पण में। अभी जो बताया था चेहरा वाला, दाढ़ी बनाने के लिए, पेंट करने के लिए, डेंटिस्ट वाला, सब में वही था ना, फोकस और ध्रुव के बीच में रखिएगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा। तो क्या बोला, किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक, आवर्धित में बड़ा और काल्पनिक, तो किसमें बनता है, अवतल में। समतल में बड़ा बनेगा नहीं, उत्तल में बड़ा बनेगा नहीं, तो यही ऑप्शन सही है, ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता हमेशा होगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा, हमेशा काल्पनिक होगा। देखिए वास्तविक वाला तो 2 खत्म हो गया, ई होगा नहीं और ई होगा नहीं, बचा काल्पनिक। तो काल्पनिक और हासित, काल्पनिक और आवर्धित। हासित माने छोटा, हासित माने छोटा, आवर्धित मतलब बड़ा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही बनता है, तो इसका सही आंसर कौन होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ईंट क्या है, ईंट, ईंट आप देख रहे हैं, ईंट, ईंट क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है, हमारी आंखें सब वस्तु देखता है, दीप्त भी, जलता हुआ बल्ब भी देखेगा, बुझा हुआ बल्ब भी देखेगा, तो दीप्त और अदीप्त दोनों, तो सही ऑप्शन कौन होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट,
एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर, देखिएगा, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? अच्छा सवाल है। देखिए, ये समतल दर्पण है, मान लीजिए ये आदमी है जो चल रहा है दर्पण की तरफ, क्या बोला, 3 मीटर से चाल से आ रहा है समतल दर्पण की ओर, मतलब ये इधर चल रहा है, कितना से, 3 मीटर पर सेकंड से। तो इसका जो इधर प्रतिबिंब बना होगा ये भी तो दर्पण की ओर जा रहा होगा, कितना से, 3 मीटर पर सेकंड से। आपसे पूछा गया है कि इस मनुष्य को इसका प्रतिबिंब कितना से आता हुआ दिखाई देगा, तो इसके, इस मनुष्य के सापेक्ष में इसका हम चाल देखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं क्या, सापेक्षिक गति। सापेक्षिक गति अगर देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है और ये किसको मान लीजिए इमेज है, तो हमसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट का, वस्तु का चाल प्रतिबिंब के चाल के सापेक्ष में कितना होगा, तो इसको हम लिखेंगे VO माइनस VI। क्या लिखेंगे, VO माइनस VI। VO देखिए कितना है, माने वस्तु का वेग कितना है, 3, तो 3 हो गया, इधर जा रहा है प्लस ले लेते हैं, इधर आएगा तो माइनस लेंगे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, फिर से 3, तो 3 3 6, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, 6 मीटर पर सेकंड से। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संजुग्मी फोकस संभव है? संजुग्मी फोकस, ये थोड़ा नया सवाल आपके लिए हो सकता है। देखिए, संजुग्मी फोकस का मतलब ये होता है कि लेंस के केस में डिफाइन है। लेंस के केस में कोई वैसा दो बिंदु, कोई ऐसा दो बिंदु ए और बी मान लीजिए, जहां पे वस्तु और प्रतिबिंब को हम बदल सकते हैं। अगर ये वस्तु को यहां पे ले जाए तो इसका प्रतिबिंब यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इस वस्तु को यहां पे ले जाए तो प्रतिबिंब यहां पे आ जाएगा। अभी दिख रहा है क्या कि वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब यहां है, अगर यही वस्तु को हम यहां पे रख देना तो यही प्रतिबिंब यहां पे आ जाएगा। तो वैसा दो बिंदु जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब का स्थान बदल दे तो कोई दिक्कत ना हो, उसको संजुग्मी फोकस बोला जाता है। और किसमें केवल संभव है, तो लेंस में, वो भी कौन, उत्तल लेंस में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था। इसके बाद देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी दे दिया, वक्रता त्रिज्या दुगना होगा। कौन सा दर्पण है, उत्तल। उत्तल दर्पण ये होता है ना, तो इसका फोकस दूरी इधर प्लस होगा तो त्रिज्या भी प्लस होगा, तो फोकस दूरी 20 है तो कौन सा आंसर होगा, 40। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन है? देखिए, समतल में उल्टा बनता नहीं है, उत्तल में उल्टा बनता नहीं है, तो बनता किस में है, अवतल में। तो सही आंसर कौन है इसका, अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण के सामने आप चाहें जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है? संभवतः दर्पण है तो सीधा प्रतिबिंब समतल और उत्तल में बनता है, तो इसको ऑप्शन आप देख रहे होंगे, डी ऑप्शन, कि समतल उत्तल, इसमें दोनों हमेशा सीधा ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सब आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, मैंने बताया भी कॉन्सेप्ट के साथ। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, छोटा किसमें बनता है, उत्तल में, तो कौन सा आंसर होगा, उत्तल। इसके बाद 27 देखिएगा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण अभी भी बात करें, दो गो बनता है, कहां पे, फोकस और एक फोकस पे, दूसरा फोकस और, पहला कहां बनता है, फोकस पे, और दूसरा फोकस और केंद्र के बीच में। तो देखिए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव केंद्र नहीं, ध्रुव के बीच में बनता है ना, कहीं भी बन सकता है, नहीं, ध्रुव तथा फोकस के बीच, ये सही ऑप्शन है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में हमेशा रहेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता है। उसके बाद 28 देखिएगा, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु को परावर्तित करता है। किसी वस्तु को, अगर ये चीज आपको दिख रहा है, इसका मतलब यहां से प्रकाश कहीं ना कहीं से आया, इससे टकरा के कैमरा में गया, कैमरा रिकॉर्ड किया, उसको आप देख रहे हैं, या किसी वस्तु को आप नग्न आंख से देख रहे हैं, तो अगर ये चीज हमको दिख रहा है तो यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर आंख में आ रहा है, तभी हमको दिखाई दे रहा है, तो कौन सा होगा, परावर्तित करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। इसके बाद देखिएगा 29, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में नहीं बनेगा? तो अवतल में तो बनता है, समतल में हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक। तो क्या बोला, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है? समतल में भी नहीं बनता, ये सही ऑप्शन है। इसमें तो बनता ही, गलत हो गया। समतल तथा अवतल, ये भी गलत हो गया। सभी दर्पण में भी गलत हो गया, तो कौन सा, समतल दर्पण सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें
अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, देखिए अवतल दर्पण आपको बताया गया था, ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है। तो अवतल दर्पण के फोकस से चलते प्रकाश, था फोकस से प्रकाश ही चल रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। कैसे जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये सब आप अच्छे से एक बार वीडियो को स्क्रॉल करके आप देख लीजिए हेडफोन लगा के, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो है, कम समय में आपको बेहतर तैयारी हो रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अगला सीरीज के इस सीरीज के अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।